Ravindra Singh Rao, and we will talk today about what you call बिहार के बारे में बात करते हैं। इस समय बिहार बड़ी सुर्खियों में है। 3-4 अच्छी बातें बिहार के बारे में कर देते हैं। पहले, बिहार एक वाइब्रेंट स्टेट है। चंपारण बिहार से ही चला था, पहले बंगाल का हिस्सा था और क्रांति की और आंदोलन की जन्मभूमि रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थे। बलिया से, बस्ती बलिया साथ ही लगता हुआ इलाका, चंद्रशेखर आते थे और जेपी आंदोलन बिहार से है। शरद यादव, लालू यादव प्रोमिनेंट फिगर्स रहे हैं। और अब इस वर्ष जो चुनाव होने जा रहा है नवंबर 2025, ये आगे बड़ी छाया छोड़ेगा। बिहार इलेक्शन और बिहार की राजनीति में एक वाटरशेड आता है। 1977 और 1977 से पहले एक विशेष वर्ग और समुदाय का वर्चस्व 1977 में था और उसके बाद सामाजिक न्याय की क्रांति आई और वहीं से एक सोशल जस्टिस ने एक बड़ा रूप लिया। और आते आते 1990 के आसपास आंदोलन चला, एक मंडल और कमंडल का चला था और उसमें वीपी सिंह ने मंडल आयोग को लागू कर दिया और उसी के कारण बीजेपी ने विड्रा कर ली सपोर्ट और सरकार गिर गई। याद रखें, वीपी सिंह राजपूत थे लेकिन उन्होंने मंडल आयोग लागू किया था। देवीलाल भी नाराज हो गया था, चौधरी देवीलाल साहब डिप्टी सीएम थे उस समय, और बीजेपी ने गिराया था और कमांडर और मंडल का ये काम चलता रहा। धीरे धीरे आगे चीजें बढ़ी, एनडीए बना और प्रधानमंत्री वाजपेयी की एक स्टेटमेंट बड़ी प्रचलित है कि कांटे से कांटा निकाला, यानी मुलायम सिंह को अपदस्थ करने के लिए मायावती का प्रयोग किया गया। ये उनका स्टेटमेंट है खुद का। इसी तरह से बिहार में भी यही बात की, नीतीश कुमार को प्रयोग किया गया लालू यादव को रोकने के लिए। इसी को कहते हैं कांटे से कांटा निकालना। खैर, जो भी हो, एक विशेष राज्य विशेष बातों के साथ जुड़ा रहता है। कहा भी जाता है, जैसे हरियाणा के लिए ये कहा जाता है कि हरियाणा सबल है, सख्त, एक पावरफुल स्टेट है, एथलीट के लिए जाना जाता है। पंजाब खाने पीने के लिए जाना जाता है, बॉम्बे फिल्म्स के लिए जाना जाता है, हैदराबाद बेंगलुरु आईटी के लिए जाना जाता है, कलकत्ता को किसी ज़माने में कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते थे। आज बिहार और बिहारियों ने बहुत मेहनत करके क्या इमेज बना रखी है कि बिहार का आदमी कुशल है, मेहनती है, होशियार है, वाइब्रेंट है। लेकिन रोजगार की बिहार में बहुत बड़ी बात होती है। रोजगार के लिए बड़े संघर्ष भी होते हैं और कोरोना काल में जिस तरह से लोग पैदल जा रहे थे उसको भी भूलना नहीं चाहिए। वो एक मानव त्रासदी थी। पिछले चुनाव में और इस चुनाव में थोड़ा बड़ा फर्क है। यहाँ याद रहे, पिछले बार बीजेपी ने 115 सीटों पे चुनाव लड़ा था, नीतीश कुमार ने 110 पर। और जहाँ नीतीश कुमार है
उनकी सीटों के अगेंस्ट एलजेपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए थे, जिसकी वजह से कम 30-35 सीटों के ऊपर असर भी पड़ गया था। सबसे बड़ी पार्टी पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में भी कौन सी आई थी? आरजेडी। बीजेपी की 75 सीट्स आई थी और आरजेडी की 76 सीट आई थी, 76। तो दो बड़े परिवर्तन इस समय नजर आएंगे। एक, नीतीश कुमार अब उतने ज़्यादा सशक्त नहीं है, शरीर से भी और मन से भी अब उम्र आ गई है, तो अब उतना संघर्ष नहीं कर सकते, उनकी सीमाएं हो गई है। दूसरा एक और बड़ा फैक्टर है पीके फैक्टर। इस समय उन्होंने बहुत गांव-गांव में घूमकर संघर्ष करके लोगों में चेतना पैदा की है, सच है ये बात। और पहले पीके बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए और तृणमूल टीएमसी के लिए काम कर चुके हैं, डेटा एनालिस्ट हैं और प्लानर, इलेक्शन के लिए प्लानर रहे। और सीधी बात है कि पैसे एक विशेष टास्क के लिए, जिसको स्पेशल टास्क व्हीकल कहते हैं, एसटीबी के नाम से जानी जाती है बातें, काम किया। एक शायर लुधियानवी की लाइन आती है, पैसे से काम किया ना। जो बिक गया वो खरीदार नहीं हो सकता। बिहार के चुनाव में जो बड़े मुद्दे रहेंगे, उनमें आज भी कास्ट का मुद्दा रहेगा। ये सच है, सर्वविदित है और यूनिवर्सल ट्रुथ है। अभी तक कास्ट का फैक्टर रहेगा, रिलीजन का भी फैक्टर है। वहाँ मुस्लिम वोट्स हैं, वहाँ रिलीजियस कंपार्टमेंट, और कास्ट में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा, और शेड्यूल में भी दलित और अति दलित। ये बंटवारे में और आगे बंटवारे, यानी डिवाइड एंड रूल। यहां सभी को विदित है कि केंद्र सरकार में सत्ता है जिनकी, उनके पास मनोबल, धनबल और केडर सारी चीजें हैं। और दूसरे टूल्स के बारे में जो बार बार बात की जाती है, आईटी का बहुत बड़ा उपयोग होगा। आईटी का मतलब यहाँ मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सेल है, आईटी सेल जिसको कहेंगे, वो भी इनकम टैक्स का भी चलो लगा लें आप लोग कहते हैं, सीबीआई का, पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का। मैं तो नहीं कहता, लेकिन लोग और दूसरे लोग ये कहते हैं कि जुडिशरी का भी अब दुरुपयोग थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगे। यहाँ हमेशा एक बात रहती है भी, सच भी है, और वो बात है कि बड़ा भाई छोटे भाई को पीटता है, छोटा बड़ा बनना चाहता है। हर जगह यही है कि वो जो बेल किसी दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ती है, पेड़ कमजोर होता जाता है और बेल बड़ी होती जाती है। ये मॉडल बहुत जगह हुआ। पंजाब में बादल के साथ था, वहाँ वही बात हुई। हरियाणा में देवीलाल चौटाला और उनके परिवार के साथ रहे गठबंधन, वहाँ हुई। पहले शिवसेना और बाद में एक नाथ शिंदे के साथ हुई, वहाँ पे भी जो बातें हुई। जहाँ जहाँ पे भी अलायंस हुए हैं, नवीन पटनायक के साथ भी, मायावती के साथ भी देख लें आप लोग। यानी
एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चलती ही रहती है, सच है ये। और यहाँ सीधा आजाद शुरू में होती है सीटों का बंटवारा दोनों तरफ। बीजेपी में भी ने भी पिछले बार बहुत ज्यादा सीटें ली और जीता, कितनी सी पाई। और कांग्रेस ने भी आरजेडी से कितनी सीटें ले ली थी और कितनी सी सीट निकाल पाए। अगर आप देखें पिछले बार तो सिर्फ 19 सीटें जीती थी और 70 सीटें ली थी। अगर कांग्रेस को पिछले बार 19 सीटें ली, अगर 30-35 सीटें दी जाती तो आरजेडी की सरकार बनने के और ज्यादा अवसर हो जाते। लेकिन समझौता तो समझौता है। इस चुनाव में एक बात और भी है, आरजेडी के साथ मिलकर इंडिया अलायंस है, उसने अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है तेजस्वी यादव को। डिप्टी सीएम भी एक घोषित किया है, जो सैनी हैं उनको घोषित किया है। गहलोत साहब गए, वो भी इसी समुदाय से आते हैं। यहाँ ये बात जानना जरूरी भी है। ये अभी तक एनडीए का चेहरा मुख्यमंत्री का अभी तक घोषित नहीं है। ये भी नहीं कहा गया है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो नीतीश कुमार विल बी सीएम, और अपना बीजेपी ने भी ऐसा कोई चेहरा नहीं बताया है जिसको ये कह सकें कि अगर चुनाव में हमारी सरकार बनती तो मुख्यमंत्री ये होंगे। यानी चुनाव के बाद चीजें तय होंगी, ये बात पक्का है। यहाँ 2-3 और फैक्टर भी काम करेंगे, देखना। पीके का फैक्टर है और ये थोड़े से मार्जिन से ही फर्क पड़ जाता है बहुत सारा। एलजेपी का फैक्टर को इग्नोर नहीं किया सकते। इस बार वो ज़्यादा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड भी है, प्लानिंग भी ठीक कर रहे हैं और सत्ता में रहने की थोड़ी सी आदत भी हो गई है। उनको भी हिस्सेदारी चाहिए। यहाँ इस सारे दौर में 20 साल से नीतीश कुमार रह रहे हैं और अभी भी बात कर रहे हैं 20 साल पहले की। 20 साल बहुत बड़ा समय मिला है और इस समय में कुछ सुविधाएं और कुछ काम जरूर याद आने चाहिए। उनमें से एक चीज है, सुविधाओं के नाम से कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने यूनिवर्सिटी खोले, कितने कॉलेज चले, और क्या एग्जामिनेशन सही समय पे हुए, क्या एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुए या नहीं हुए, और कितने लोगों को, कितने बच्चों को रोजगार दिया गया। ये रोजगार बहुत इम्पोर्टेंट। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, एमएसएमई में कितना काम हुआ। ये एमएसएमई है ना, मीडियम का स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। देश में सबसे ज्यादा रोजगार सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और स्मॉल इंडस्ट्री है, ये देती। लगभग 12 से 15 करोड़ रोजगार एमएसएमई देती है। और बिहार में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की अभी तक बहुत ज़्यादा कन्वेंशन नहीं रही, और उद्योग है उनका प्लान भी बहुत ज़्यादा होता है, जो थोड़े बहुत थे भी उनका। उद्योगीकरण के साथ बिहार जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक रोजगार कैसे पैदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है वो तो टोटल एम्प्लॉयमेंट का 10% भी नहीं होता। इसलिए बिहार को बाहर दूसरी सर्विसेज में, जैसे सबसे बड़े एम्प्लॉयर जितने भी है, बैंकिंग है, रेलवेज है, डिफेंस है, उस तरफ जाते हैं लोग। टीचिंग है, वहाँ अट्रैक्ट होता है यूथ, और देश में बहुत जगह काम भी करते हैं। अब बात आ जाती है एक और बड़ी आपदा जो इन्हीं दिनों, पिछले दिनों हुआ,
अभी तक बिहार में बाढ़ बहुत आती है। कोसी को सोर ऑफ बिहार कहते हैं। सैंड आ जाती है नेपाल की तरफ से, भर जाती है और वो तटबंध को तोड़ के फैल जाता है पानी। और एक सीजन में बहुत पानी होता है, एक सीजन में कम हो जाता है। देखिए अगर सैंड आ जाती है, सैंड तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रिसोर्स है, सैंड के तो महफिल बनाए हुए हैं। रेलवे को अगर वहां तक जहां सैंड है, अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वहां तक आप जिसको ड्राई पोर्ट कहते हैं वो बना दे, ट्रक रेलवे ट्रेन में जहां पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे वो सैंड भेजी जा सकती है। कितने रेल बन रहे हैं, कितने पुल बन रहे हैं, कितने कंस्ट्रक्शन हाई राइजेज बन रहे हैं। सैंड इज ए रिसोर्स। और अगर रिजर्वर नहीं बनाओगे तो बाढ़ तो आएगी और सूखा भी आता है। इसका अभी तक, और इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की जरूरत। यहाँ एक और बात, पिछले सालों में धड़ाधड़ एक के बाद एक पुल गिर रहे थे। वो क्या दिखाता है? पुल गिरने का मतलब लोगों का विश्वास गिरना होता है। पुल गिरने का मतलब नजर आ जाता है कि भ्रष्टाचार का शीशा टूट रहा है। एक अभी भी चाहे कुछ भी हो, किसी जमाने की कांग्रेस थी, वो जैसे पुरानी हो जाती है। जैसे पुराने जमाने की कोई एम्बेसडर गाड़ी हो या राजदूत मोटरसाइकिल हो, उसी तरह से बात है। एक लीडर, उसके बाद जो टीम आती है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, वो मिसिंग है। जो इंचार्ज बनाए जाते हैं इधर, वो इस तरह से जैसे अंग्रेजों के जमाने में सूबेदार होते थे ना, कमा के ऊपर देते रहते थे, इस तरह के आदमी। इनसे पीछा नहीं छूटेगा तो चाहे कुछ भी कर ले कांग्रेस, ये झटके ही खाती रहेगी। ये इसको कहते हैं बासी कड़ी में एक बार उफान तो आता है, लेकिन वो जो कुछ करती है, नहीं सुधरे तो अपना सीटें मांग लेते हैं, बहुत ज्यादा निकलती है नहीं। स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमारे जमाने में ओबीसी है, उसको जो स्थान देना चाहिए था नहीं दिया गया, देना चाहिए था। अब इस समय तन गया है चुनाव, 14 नवंबर के आसपास आ जाएगी। हाँ, चुनाव में चाहे कुछ भी रिजल्ट आए, ये जो मशीन है इसके ऊपर आरोप जरूर लगेंगे। एक जो अब वेरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट हुआ है, SIR हुआ है, इसके बारे में भी बात होंगी। और बड़ी अच्छी प्रक्रिया हुई, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, बहस हुई, 0 हाउस नंबर के ऊपर इतने लोग रह रहे थे। खुल क्या ये बातें, कैसा तमाशा हो रहा है, ये कैसा तमाशा हो रहा है। और बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे कैसे खेल वेल में लोग शामिल रहते हैं। यहां फिर एक बात कि इलेक्शन से पहले लीडरशिप को अपने जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है या इलेक्शन एजेंडा है, वो होना तो ये चाहिए कि गांव वाइज आ जानी चाहिए कि हमारी सरकार बनती है तो ये काम, बल्कि मोहल्ले वाइज भी बनाते थे। माइक्रो लेवल के ऊपर समावेशी जिसको कहेंगे, अगर हमारी सरकार बनती है तो ये सुविधाएं दी जाएंगी, ये बात बिल्कुल होनी चाहिए। फिर मैं वही आता रहूँगा आपके सामने। बिहार में जो जो आगे चुनाव बढ़ता है, हम और आप मिलते रहें। आप देखते रहिए। डॉक्टर रविंद्र सिंह राव प्रिंसिपल नारनौल के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है और फेसबुक पे आप देख ही रहे हैं, सिंह रविंद्र। आप लोगों की जो कमेंट्स आते हैं वो मुझे ऊर्जा देते। देखिए इस बार आप क्या कहते हैं, आगे मिलते रहेंगे। जय हिंद।